नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। जो एचएसएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 14 रहेगी। क्लास नंबर 14 के अंदर तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के अंदर क्या है कि कम खर्च के ऊपर ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी जो है ना स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी को प्रदान की जा सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जानवरों के नाम जो जूलॉजिकल नेम होते हैं, पादपों के जो नाम होते हैं, बोटनिकल जो नेम होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, जानवरों के नाम किसके अनुसार रखे जाते हैं? कि जो जूलॉजिकल जो नेम होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण समिति के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण संगठन के द्वारा, प्राणी नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण एजेंसी के द्वारा। तो किसके द्वारा दिए जाते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा दिए जाते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो हिंदी के अंदर क्या है? प्राणी नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड। तो कौन सा संगठन है? ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो प्राणियों के जो वैज्ञानिक नेम होते हैं वो दिए जाते हैं। ICZN की स्थापना की मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1964 के अंदर 1964 के अंदर की गई थी। दवी नाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? जो जूलॉजिकल और बोटनिकल नेम होते हैं वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं, उसके अंदर दो नाम लिखे जाते हैं और दोनों के दोनों लैटिन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं। तो हम बोलते हैं दवी नाम पद्धति, उसको क्या कहते हैं? दवी नाम पद्धति। दवी नाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, या हम कहें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। जितने भी जीवों का नाम जो होते हैं उनको भाषा के लैटिन भाषा के अंदर दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। जितने भी जीवों के नाम जो होते हैं, जितने भी जूलॉजिकल नेम होते हैं वो किस भाषा में लिखे जाते हैं? इंपॉर्टेंट बात है, लैटिन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं। और कितने शब्दों से मिलकर के बने होते हैं? दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, जिसके अंदर पहला उसका जेनेरिक नेम बताता है, वंश का नाम, किस वंश से आता है, और जो बाद वाला नाम होता है वो जाति का नाम बताता है, स्पीशीज का नाम बताने का काम करता है। जितने भी जूलॉजिकल और बोटनिकल नेम होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और वो किस भाषा में लिखे जाते हैं? लैटिन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं। जो पहला नाम होता है वो वंश का नाम बताता है और जो सेकंड बाद वाला जो शब्द होता है वो जाति का, स्पीशीज का नाम बताता है। मैंने यहां पर कुछ जूलॉजिकल नेम लिखे गए हैं। सबसे पहले जो मनुष्य है इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। जो मेंढक होता है इसका राना टिग्रिना होता है। जो बिल्ली होती है इसका फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका होता है। जो कुत्ता होता है इसका कैनिस फैमिलियरिस होता है। जो आम होता है इसका मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका होता है। गेहूं जो होता है इसका ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और जो सरसों होती है इसका जो बोटनिकल नेम क्या होता है? कौन सा नाम रहेगा? बोटनिकल नेम। क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं? गेहूं, आम है, गेहूं है और सरसों है। ये सारे के सारे नेम कैसे हैं? बोटनिकल नेम है, क्योंकि ये पदार्थ विज्ञान के अंदर आते हैं। तो सरसों का बोटनिकल नेम क्या होगा? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होगा। ऊपर वाले जितने भी हैं, मनुष्य है, मेंढक है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये जंतु हैं, तो ये नाम कैसे हैं? जूलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है।
और नीचे वाले जो है आम का है, गेहूं का है और सरसों का है, ये कैसा नाम है? बॉटनिकल नेम है। इनको लिखने के लिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है और दो शब्दों के अंदर ये लिखे जाते हैं। जैसे होमो सैपियंस मनुष्य का क्या है? जूलॉजिकल नेम है। इसके अंदर एक बात रखनी होती है, जो पहला शब्द होता है उसका पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा और जो दूसरा शब्द लिखा जाता है वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर ही कंप्लीट लिखा जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम कहां स्थित है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम कहां स्थित है? मोसिनराम कहां स्थित है? हमें पता है किस राज्य के अंदर है? मेघालय राज्य के अंदर है। किस राज्य के अंदर है? मेघालय के अंदर है। लेकिन यहां पर पूछा गया है किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गारो पहाड़ी, बी है नागा पहाड़ी, सी है लुसाई पहाड़ी और डी है खासी पहाड़ी। तो जो मेघालय है, मेघालय के अंदर तीन पहाड़ियां हैं, गारो है, खासी है और जयंती है। इनमें से जो बीच वाली जो पहाड़ी है खासी पहाड़ी, तो खासी पहाड़ियों के अंदर क्या स्थित है? मोसिनराम स्थित है। और मोसिनराम के अंदर भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है? मोसिनराम है, जो किस राज्य के अंदर है? मेघालय राज्य के अंदर है, मेघालय के अंदर है। नागा जो पहाड़ियां पड़ती हैं ये कहां पर पड़ती हैं? नागालैंड के अंदर पड़ती हैं। और जो लुसाई पहाड़ियां हैं ये मणिपुर व मिजोरम के अंदर पड़ती हैं। हमने देखा सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भारत के अंदर कौन सा है? मोसिनराम है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? छछरौली के अंदर होती है। छछरौली कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। इसीलिए छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। तो हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। और छछरौली कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। जो मोसिनराम है उसके अंदर क्या है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है मोसिनराम, जो कहां पर पड़ता है? मेघालय के अंदर। मोसिनराम से पहले चेरापूंजी के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली यमुनानगर को कहा जाता है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा अगर जिला पूछा जाए तो जिला एसएससी के द्वारा माना गया है हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा अंबाला जिले के अंदर होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा अगर पूछी जाए, अगर बात करें जिले की तो जिला कौन सा है? अंबाला है। अगर बात करता है क्षेत्र की, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व के अंदर, हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर प्रॉपर जगह पूछी जाए तो जगह कौन सी रहेगी? छछरौली रहेगी। और छछरौली कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा, इसके अंदर तीन क्वेश्चन है। अगर जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला होगा? अंबाला होगा। क्षेत्र पूछा जाए तो उत्तर पूर्व क्षेत्र होगा। अगर जगह पूछी जाए तो छछरौली होगा। और छछरौली किस जिले के अंदर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। और छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। वहीं पर इसके विपरीत अगर बात करता हूं, क्वेश्चन कहे कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा अगर बात करें जिले की तो किस जिले के अंदर होता है? सिरसा जिले के अंदर होता है। सिरसा जिले के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। वही बात करें क्षेत्र अगर पूछा जाए तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। और वहीं पर अगर जगह की बात की जाए तो लोहारू के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। और लोहारू किस जिले के अंदर पड़ता है? तो भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। लोहारू किस जिले के अंदर है? भिवानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा अधिकार से संबंधित है? 45B, 21A, 51A और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? अनुच्छेद 21A है। अनुच्छेद 21A या कहें अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 21A बोलता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। ये बात जोड़ी गई 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल
21 ए बोलता है, आर्टिकल 21 ए बोलता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगर मैं बात करता हूं 51 क की, 51 क, 51 क के अंदर आते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य आते हैं। अनुच्छेद 51 क के अंदर मौलिक कर्तव्य आते हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, जिसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं, और जिसके तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष करने का कार्य किया गया था। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 51 क जो है वो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंदर आते हैं? भाग नंबर 4 क के अंदर। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर भाग 4 क नया जोड़ा गया, भाग 4 क, और एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? 51 क नया जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो 22 जो भाग हैं उनमें भाग 4 क को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य डाले गए। 1976 के अंदर जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस समय इनकी संख्या थी 10। इनकी संख्या कितनी थी? 10। लेकिन मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है। तो 11 मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। या तो माता पिता या फिर उस बच्चे का जो संरक्षक होगा वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये उसका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक तो अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और दूसरा क्या जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में जल संवाहक उत्तक पाए जाते हैं? जल संवाहक उत्तक पाए जाते हैं। जल संवाहक उत्तक पाए जाते हैं। संवहन उत्तक कौन से होते हैं? संवहन उत्तक वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को ले जाने का काम करते हैं। किस चीज का ले जाने का पूछा है? जल का पूछा है, पानी को ले जाने का कार्य। तो हमने 2 उत्तक ध्यान में रखने होते हैं, एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। पहली बात तो दोनों के दोनों कैसे उत्तक होते हैं? जटिल उत्तक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। कैसे टिश्यू होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू जो होता है उत्तक, इसका अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। सेल जो कोशिका होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं और किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का। तो टिश्यू की परिभाषा क्या होती है? ग्रुप ऑफ ए सेल। ग्रुप ऑफ ए सेल। कोशिकाओं का संग्रह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। और टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो कैसे उत्तक होते हैं? जटिल उत्तक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जाइलम का काम होता है पेड़ पौधों के अंदर जल व साथ में खनिज लवण, जल व खनिज लवण का वहन करना। खनिज लवण का वहन करना। तो जल व खनिज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किस उत्तक के द्वारा किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा किया जाता है। और जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है, पत्तियों में निर्मित भोजन को, पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधों के
अन्य सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? ये फ्लोएम का होता है। तो दो ऊतक हैं, जटिल ऊतक दो होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जल का संवहन करने का कार्य जाइलम का होता है और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य फ्लोएम ऊतक का होता है। तो ये बात आपको इतनी ध्यान में रखनी है। जो प्लांट टिश्यू है, जो प्लांट पादप ऊतक हैं, प्लांट जो टिश्यू हैं वो दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। दो प्रकार कौन से हैं? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। एक परमानेंट होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होते हैं। मेरिस्टेमेटिक के अंदर तीन प्रकार के ऊतक आते हैं, एपिकल होते हैं, लेटरल होते हैं और इंटरकैलरी होते हैं। जो परमानेंट है ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल के अंदर तीन प्रकार के हैं सिंपल ऊतक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स मैंने अभी बताया है दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो कॉम्प्लेक्स वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स दो हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। या हम संवहन ऊतक, संवहन ऊतक दो हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम क्या होता है? यह एक संवहनी ऊतक है क्योंकि यह पानी को ले जाने का कार्य करता है। इसे प्राय कास्ट वुड भी कहा जाता है, वुड भी कहा जाता है। किसको ले जाने का कार्य? जल व खनिज लवणों का सहन करता है, जल व खनिज लवणों का संवहन करता है और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। और पौधे को यांत्रिकता प्रदान करने का कार्य जाइलम का होता है। और पौधे की आयु का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? वार्षिक वलयों को, एनुअल रिंग को काउंट करके लगाया जाता है। और एनुअल रिंग किस ऊतक की बनी होती है? जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों को गिन करके पौधे की, पादपों की आयु का पता लगाया जाता है। और पौधों की आयु का पता लगाना, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। पौधों की आयु का पता लगाना या उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। जो फ्लोएम ऊतक होता है, फ्लोएम जो ऊतक होता है यह भी एक संवहन ऊतक है क्योंकि यह क्या करता है? पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम ऊतक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति वर्ष खालिस्तान वर्ष में शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति खालिस्तान वर्ष में शुरू हुई 1998-99 के अंदर है, 1978-79 के अंदर है, 1967-68 के अंदर है और इनमें से कोई नहीं। तो ये है एचएसएससी हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और एचएसएससी के द्वारा इसका आंसर दिया गया था 1967-68 के अंदर। लेकिन ऐसे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 के अंदर हुई थी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से होता है और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका कहां पर देखा गया? पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। हाँ, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक अगर विश्व में बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है मैंने अभी बताया 1966-67 के अंदर हुई थी। लेकिन एचएसएससी के द्वारा आंसर क्या माना गया था? 1968 के अंदर, 67-68 के अंदर मानना गया था क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन 1967-67 नहीं था। उस समय तत्कालिक कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन होता था? 1966-67 के अंदर कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहां पर रही? तो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सफल रही थी। और हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो अकेला फसल पूछा जाए तो किससे संबंधित थी? गेहूं से संबंधित। हरित क्रांति का एक और नाम क्या था? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति है। हाई याइल्ड वैरायटी कार्यक्रम, HYV, हाई याइल्ड वैरायटी कार्यक्रम को भारत में खालिस्तान भी कहा जाता है। नव कृषि नीति, हाई याइल्ड वैरायटी, HYV याइल्ड वैरायटी को कार्यक्रम को भारत में क्या? नव कृषि नीति कहा जाता है। और हरित क्रांति पद का प्रयोग, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है क्योंकि प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ा करके, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ा करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों
विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। तो 1966 के बाद 1966-67 के अंदर क्या शुरू हुई थी? हरित क्रांति शुरू हुई। अगर मैं यहां पर क्रांति की बात करता हूं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध होता है मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। और पीत क्रांति या पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तिलहन उत्पादन से होता है। किससे होता है? तिलहन उत्पादन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय पेशी उत्तक। हृदय पेशी उत्तक कार्डिक मसल टिश्यू। कार्डिक मसल टिश्यू एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है जो केवल निम्न में मौजूद होता है। जब भी कार्डिक शब्द अगर कहीं पर आ जाए तो कार्डिक शब्द का संबंध होता है हार्ट से। तो कार्डिक मसल टिश्यू किसके अंदर पाया जाता है? हार्ट के अंदर पाया जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। जो डॉक्टर होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है हृदय का, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य के अंदर हृदय स्पंदन, हार्ट बीट होती है 72 टाइम पर मिनट होती है। और भ्रूण के अंदर ये कितनी होती है? 150 टाइम से पर मिनट होती है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय होता है। मानव का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? 4 कोष्ठक का होता है। 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। कॉकरोच में हृदय कितने कोष्ठक का होता है? 13 कोष्ठक का होता है। तो सबसे ज्यादा कोष्ठक किसके हृदय में पाए जाते हैं? कॉकरोच के हृदय में पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 13 चेंबर होते हैं, 13 कोष्ठक होते हैं। मछलियों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, फिश के अंदर क्या होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। फिशिज के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। उसके बाद में जो मेंढक है, सरीसृप, जो रेप्टाइल है, छिपकली है, सर्प है, इनके अंदर 3 कोष्ठक का हृदय होता है। कितने कोष्ठक का होता है? 3 कोष्ठक का। तो मनुष्य किसके अंदर आएंगे? मैमल्स के अंदर। स्तनधारियों के अंदर कितने कोष्ठक का हृदय होता है? 4 कोष्ठक का। जो एव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी जो होते हैं, पक्षियों के अंदर कितने कोष्ठक का हृदय होता है? 4 कोष्ठक का होता है। जो इसके बाहर से 3 लेयर होती हैं। इन 3 लेयर से भी एचएसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो झिल्ली है वो हृदय के बाहर नहीं पाई जाती है। तो हृदय के अंदर 4 झिल्ली होती हैं और 4 झिल्लियों के नाम क्या है? जो सबसे बाहर होती है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, जो मध्य में होती है उसको मायोकार्डियम कहा जाता है, और जो सबसे अंदर झिल्ली होती है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो सबसे आउटर लेयर होती है उसको जाता है, ना कि एक्टो या एक्सोकार्डियम, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन 4 में क्या था? एक्टो या एंडोकार्डियम, एक्टो या एक्सोकार्डियम, एक्टो या फिर एक्सोकार्डियम था। 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी का नाम होता है पेरिकार्डियम, जो बीच में होती है उसका नाम होता है मायोकार्डियम है, और जो सबसे अंदर होती है उसका नाम होता है एंडोकार्डियम होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहां से कि जब हृदय की मांसपेशियों को, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण दिखते हैं, खालिस्तान कहलाता है। जब जो हृदय की जो मसल होती है, हार्ट मसल के अंदर है, पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो छाती के अंदर तीव्र दर्द होने लगता है, खालिस्तान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एंजिना पेक्टोरिस कहलाता है। एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है? हृदय की मांसपेशियों के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो उसको हम एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायबिटीज इंसिपिडस खालिस्तान हार्मोन से संबंधित है। डायबिटीज इंसिपिडस खालिस्तान हार्मोन से संबंधित है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एच हार्मोन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो यहां पर डायबिटीज दे, इंसुलिन मत कर देना, यह बात ध्यान में रखनी है। डायबिटीज दिखाई दे और कहीं पर हम क्या करते हैं? उसको इंसुलिन कर दें। तो इसके अंदर क्या पूछा है? डायबिटीज इंसिपिडस खालिस्तान हार्मोन से संबंधित है, वो एडीएच से संबंधित होता है। और एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। डायबिटीज इंसिपिडस तब होता है जब शरीर में यह नियंत्रित नहीं कर पाता है कि वह
वह तरल पदार्थों को संभाले। जो बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको कैसे संभाला जाए, ये किसका होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। और कौन सा हार्मोन डिसबैलेंस होता है, वो एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। एडीएच का काम क्या होता है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा को नियंत्रित करके वो ब्लड प्रेशर को और रक्त की मात्रा को बनाए रखने में सहायक होता है। कौन सा, एडीएच होता है। जब एडीएच डिसबैलेंस हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से जो होता है उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है उसका पूरा नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस होता है। इंसुलिन की कमी से जो होता है वो डायबिटीज मेलिटस होता है। और डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है या उसके डिसबैलेंस होने से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका लगभग 60% भाग कौन घेरे हुए हैं, एशिया महाद्वीप। अगर मैं क्षेत्रफल के अनुसार बात करता हूं तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कुल विश्व के क्षेत्रफल का 30% भाग घेरे हुए हैं और जनसंख्या का 60% भाग घेरे हुए हैं। जो एशिया महाद्वीप है वो कुल विश्व के क्षेत्रफल का तो 30% और जनसंख्या का 60% भाग घेरे हुए हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, एशिया। उसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, 4 नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर पर अंटार्कटिका और 6 नंबर पर यूरोप है और 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा था घनी आबादी के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, वही एशिया है, 60% जनसंख्या घेरे हुए है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर यूरोप है, फिर 4 नंबर पर उत्तर अमेरिका, 5 पर दक्षिण अमेरिका, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7 नंबर पर अंटार्कटिका है जहां पर जनसंख्या 0 है। तो 0 जनसंख्या किस महाद्वीप के अंदर है, अंटार्कटिका के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है, RFID के घटक हैं, रीडर है, ऑप्शन बी पूछा है ए और डी दोनों है, ऑप्शन सी है न तो ए है और न ही डी है और ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो RFID जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक टैग होता है और दूसरा रीडर होता है। तो किसके ऊपर कार्य करता है, रेडियो वेव के ऊपर कार्य करता है। तो RFID के घटक कौन से होते हैं, एक रीडर होता है, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। रीडर और प्रोसेसिंग डिवाइस इसके घटक होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ए और डी दोनों। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।